हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल एट द न्यूक्लियर आईएस। और आज तारीख है 24 जून। 24 जून के द हिंदू के अंदर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, जितनी भी अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी और वैसे कॉमन नॉलेज के लिए भी। पढ़ने में मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो एफसीआरए के बारे में है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। आपको पता है इंडिया के अंदर एनजीओ हैं, बहुत सारे एनजीओज इंडिया में काम करते हैं और वो अलग अलग काम करते हैं, है ना, और अपने आप को सब समाज सेवी बोलते हैं। अब पहले क्या होता था कि कई बार ना ये एनजीओ को बाहर से विदेशी फंडिंग मिलती थी और ये एनजीओ उस विदेशी फंडिंग के दम के ऊपर इंडिया में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करते थे, अलग अलग तरीके से। कई बार डेवलपमेंट में हर्डल करके, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड करके, कई बार क्रिमिनलाइजेशन को बढ़ा के, कई बार कुछ। तो भारत ने कहा कि भाई ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है और क्योंकि विदेश से फंडिंग आ रही है तो अब इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भारत सरकार सन 2010 में एक एक्ट बनाती है जिसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। नाम भी बिल्कुल आसान है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन की विदेशी कंट्रीब्यूशन, उसे हम क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन एनजीओज को रेगुलेट करती है, इस एक्ट के ऊपर निगरानी रखती है। का मकसद क्या था कि किसी भी तरह से फॉरेन फंडिंग से इन्फ्लुएंस होकर ये एनजीओज भारत देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, कम्युनल हार्मनी, नेशनल सिक्योरिटी का नुकसान ना पहुंचाए। मतलब भारत देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता, है ना, और आपसी सौहार्द, राष्ट्रीय सुरक्षा, इसके ऊपर नुकसान ना पहुंचाए। अब पहले कानून ये होता था कि इनसे सिर्फ एक अंडरटेकिंग लेते थे, मतलब एक कागज़ के ऊपर इनसे लिखवा लेते थे कि भाई हम ये सारी काम नहीं करेंगे और उस पर ये लिख के साइन करके दे देते थे। तो हम सिंपल मान लेते थे कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने लिख के दे दिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने चेंज किए हैं और पहली बार भारत सरकार 5 कैटेगरीज लेके आई है कि एक एनजीओ को इन 5 कैटेगरीज में से किसी न किसी में रजिस्टर होना पड़ेगा। सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल। अगर कोई भी एजुकेशनल एनजीओ है तो वो स्ट्रिक्टली दैट मस्ट बी नॉन पॉलिटिकल, कि मतलब उसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में या डिसफेवर में बोलने की जरूरत नहीं है। देन कल्चरल, देन रिलीजियस। अब यहाँ पे बोला है रिलीजियस के लिए, जो ये आपको बढ़िया सी टर्म दिख रही है, प्रोसेटाइजेशन। इसमें एक बात है कि अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो वो कन्वर्ट नहीं कर सकता है। अगर उसे मान लीजिए फ्रांस से पैसा आ रहा है, पोर्तुगाल से पैसा आ रहा है, यूएसए से पैसा आ रहा है, इंग्लैंड से पैसा आ रहा है कि भाई लोगों को क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करो या किसी पर्टिकुलर रिलीजन में कन्वर्ट करो, तो बोले कि ये कन्वर्जन के लिए अगर पैसा आएगा तो हम इस कन्वर्जन को अलाउ नहीं करेंगे। तो ये बात यहाँ पे बोली है। फिर क्या हुआ भाई, फिर अभी रिसेंटली और ज़्यादा मैंडेटरी डिस्क्लोजर कर दिया है। मैंडेटरी डिस्क्लोजर का मतलब कि इन चीज़ों को बताना ही बताना पड़ेगा, किन चीज़ों को, अभी इन चीज़ों को, कि वो एनजीओ क्या काम कर रही है और किस एरिया के अंदर काम कर रही है, क्या उनकी वेबसाइट है, कौन से सोशल मीडिया है, फेसबुक है, यूट्यूब है, क्या वो पत्र पत्रिकाएँ जो है ना पब्लिश करती हैं, बुक्स पब्लिश करते हैं, आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, और उनकी की फंक्शनरीज कौन है। की फंक्शनरीज का मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले मेन मुखिया कौन है कि जिनको भारत सरकार जवाब पे ठहरा सके। फिर भारत सरकार ने ये बोला कि भाई पहले ऐसा होता था कि सिर्फ एक ही फीस होती थी, अब भारत सरकार ने बोला हर कैटेगरी के लिए अलग फीस होगी और हर स्टेट और यूटी के लिए भी अलग फीस होगी। बोला कि जो नए रजिस्ट्रेशन होंगे उन्हें इमीडिएटली जो हमने ये कानून बनाए हैं इनके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, इनके साथ काम करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी बने हुए एनजीओज हैं उनको 1 वर्ष के भीतर इन कानूनों के साथ अपना पूरा सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैंसिल कर देंगे। अब आपने बीच में एक टर्म सुना होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की फंक्शनरी, कि जो मेन मुखिया है उनके या मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं उनका क्या काम है, मतलब हाउ यू कैन डिफाइन इट। तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी ट्रस्टी, कोई भी पार्टनर, कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम के ऊपर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी के मेंबर या कोई भी किसी भी तरह से अगर मैनेज या कंट्रोल कर रहा है किसी भी एनजीओ को, तो उसे बोलेंगे हम कि ये की फंक्शनरी है और उसे जवाब दे ठहराएंगे। बोला गया कि अगर एनजीओ में फॉरेन नेशनल्स हैं तो उनको हम की फंक्शनरीज नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, दे आर इनएलिजिबल, ठीक है। लेकिन अगर वो भारत सरकार परमिट करती है कि भाई आपको हम बना सकते हैं की फंक्शनरीज, तो भारत सरकार बोलेगी तो बना देंगे। लेकिन अगर पीआईओ है तो पीआईओ को भारत सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, मतलब जो हिंदुस्तान के मूल के लोग होते हैं, उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, दे कैन बी, वो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट है। फिर बोलते हैं फाइन पेनल्टीज, उसको भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। बोले मिनिमम जो किसी भी तरह का फाइन होगा वो 1 लाख रुपए का होगा। अगर फंड को मिसयूज़ करोगे, गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे, तो उस फंड का 30%, मतलब मान लो 1 करोड़ खर्च किया, ये तो 1 करोड़ का 30% हो गया 30 लाख रुपए, तो 30 लाख पेनल्टी होगी। या फिर मान लीजिए अगर 10,000 खर्च किया तो मैक्सिमम 1 लाख पेनल्टी, मतलब इतना खर्च नहीं किया जितनी पेनल्टी आ जाएगी। तो यहाँ पे ये है कि मिनिमम 1 लाख की पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी और अगर 1 लाख से ऊपर अगर भारत सरकार का बनता है एज पर 30%, तो भारत सरकार 30% के हिसाब से पेनल्टी देगी। सेम यहाँ पे है कि अगर किसी दूसरे पर्पज़ के लिए काम कर दिया, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है, एनजीओ बनती है सोशल एक्टिविटीज़ के लिए और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है, तो उससे पेनल्टी वसूली जाएगी। कितनी, 30% या 1 लाख रुपए। या फिर किसी दूसरे स्टेट में जाके काम करती है, उसे परमिशन मिली थी हरियाणा में, काम जाके कर रही है तमिलनाडु के अंदर, तो पेनल्टी लगेगी इसके ऊपर में। और जो भी दूसरे तरह के वायलेशन हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेंडिंग ज़्यादा कर दी, मान लो 100 रुपये आए थे एनजीओ के पास में और एनजीओ ने बोला 70 रुपये तो भाई अपने डेस्क चाय पानी के अंदर ही खर्च हो गए, तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। अगर वो कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं स्पेकुलेटिव, मतलब कि गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और फॉरेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी पेनल्टी ठोकनी पड़ेगी।
फिर इसके अलावा अगर अनऑर्गेनाइज्ड इनकी अनऑथराइज्ड रिसिप्ट होती है, मान लीजिए जो ये पर्ची काटने वाले होते हैं, कोई सीरियल नंबर नहीं है, कोई इनका रिकॉर्ड नहीं है, तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कितनी? 30% है, और या फिर मिनिमम 1 लाख रुपये। सो दैट आर द वायलेशंस और उसकी पेनल्टी। अब आगे चलेंगे। अब आगे जो ऑथर साहब हैं वो भारत सरकार की 2 बड़ी स्कीम्स के धज्जियाँ उड़ाते हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से। बोलते हैं देखिए, कोर आइडिया क्या होता है कि सरकार जो भी हेल्थ पॉलिसीज़ बनाती है उससे सारे देश की पॉपुलेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, और उससे अगर पॉपुलेशन हेल्दी होगी तो हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा। मतलब कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने से सारी पॉपुलेशन काम करेगी, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। तो दैट इज़ अ थिंग। अब यहाँ पे बोलते हैं कि भारत सरकार अपनी अलग अलग स्कीम लेके आती है और उसके थ्रू कोशिश करती है कि भाई हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करेंगे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है? भारत का हर नागरिक, यूनिवर्सल का मतलब होता है हर नागरिक, तो हर नागरिक के पास हेल्थ फैसिलिटीज़ हों और उनके ऊपर किसी भी तरह का फाइनेंशियल हार्डशिप ना पड़े। मतलब उनकी जेब से हद से ज़्यादा पैसे ना जाएं, उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े, वो कर्जे में ना डूब जाएं अपने हेल्थ को बचाने के लिए। तो बोले क्लेम तो भारत सरकार ये करती है, लेकिन भारत सरकार रियल में जो अपनी पॉलिसीज़ बनाती है वो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ होती है, मतलब कि लोकप्रिय पॉलिसीज़, कि जनता की लोक लुभावन पॉलिसीज़। जैसे कि यहाँ पे वो इंश्योरेंस लिखते हैं, लेकिन उनका सीधा सीधा मतलब है आयुष्मान भारत की तरफ में 5 लाख रुपए की जो इंश्योरेंस वाली स्कीम है, बोलते हैं वो लोक लुभावन स्कीम है, और ये एविडेंस बेस्ड भी नहीं है, प्लस में एक्सेस नहीं है लोगों का। अब रियल इंसिडेंट्स बताता हूँ आपको। हमारे थोड़ा सा पास में हरियाणा पड़ता है, तो वहाँ पर हमारे यहाँ पे कोई पर्सन थे, उनका आयुष्मान भारत का कार्ड था, एंड सडनली द कंडीशंस गॉट क्रिटिकल। आई कैरिड दैट पर्सन एंड वेंट टू द हॉस्पिटल। तो वहाँ पे लोगों ने आयुष्मान भारत का, लोगों इन द सेंस कि हॉस्पिटल ने आयुष्मान भारत का कार्ड एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। फिर ज़बरदस्ती मतलब वहाँ पे 30,000 फॉर 1 नाइट दिए गए और फिर उन्होंने उनको एडमिट किया, अदरवाइज वो एडमिट भी नहीं कर रहे थे। तो बोलते हैं कि भाई एक्सेस तो डिटेरियोरेट होता जा रहा है। अगर आप प्राइवेट से अपनी तरफ से जाओगे तो बहुत पैसा लगेगा, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में जाओगे तो वहाँ पे ध्यान है ही नहीं, डॉक्टर साहब आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कौन कहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो पुअर क्वालिटीज़ हैं, है ना। तो बोलते हैं कि अब यहाँ पर वो भारत सरकार की स्कीम के ऊपर बड़ा तगड़ा हमला करते हैं। बोलते हैं कि देखिए, ये आपने स्कीम सबने सुनी होगी, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, कि बोला गया कि ये जो स्कीम थी इसके पीछे उद्देश्य ये होना चाहिए था कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, कि जो यहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं, जो आपके कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर हैं, है ना, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके हॉस्पिटल्स हैं, उनको मजबूत करेंगे। लेकिन रियल में क्या हुआ? रियल में सिर्फ नाम बदल के रख दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं हुआ। हॉस्पिटल की दीवार, रैंप, है ना, वहाँ पे मिलने वाली मशीन्स, हॉस्पिटल के अंदर मिलने वाले बेड, दवाइयाँ, उनके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ। काम क्या हुआ? सिर्फ नाम बदल के चेंज कर दिया गया। और बोले यहाँ पे वो नाम की भी धज्जियाँ उड़ा देते हैं, बोल देते हैं देखो भाई, भारत सरकार ने क्या किया, हेल्थ वेलबींग यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लेके आए हैं। तो बोले जो पूरी की पूरी जो पॉलिसी है वो पॉपुलेशन से हटा के एक इंडिविजुअल पर्सन की तरफ में कर दिया। देखना बड़ा बढ़िया माइंडसेट है यहाँ पे। बोलते हैं वेलबींग जो है ना, इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव एंड हार्ड टू मेजर। जब वो सब्जेक्टिव है, जब उसे हम नाप ही नहीं सकते वेलबींग को, तो हम उसका कैसे जवाबदेही नियुक्त कर पाएंगे कि भाई भारत में वेलबींगनेस बढ़ी है कि घटी है। आप जिस चीज़ को नाप ही नहीं सकते तो कैसे डिसाइड करोगे? तो अब यहाँ पे वो हेल्थ और इसमें वेलनेस में और हेल्थ में बताते हैं दोनों में फ़र्क। वेलनेस क्या होती है? वेलनेस माने कि भाई हम ठीक ठाक हैं। हेल्थ क्या होती है? हम स्वस्थ हैं। बोले ठीक ठाक और स्वस्थ में फ़र्क होता है क्या? कि बोले वेलनेस होता है इंडिविजुअलिस्टिक, कि एक इंडिविजुअल को कैसा लगता है। हेल्थ के बारे में जब हम बात करते हैं तो पूरी पॉपुलेशन की हेल्थ के बारे में बात करते हैं। वेलनेस सब्जेक्टिव होती है। कोई बोलेगा मान लो बुढ़ापे में आ गया कि भाई मेरे पैरों में दर्द है, तो बोलेगा भाई बुढ़ापे में पैरों में दर्द नहीं होगा तो कब होगा? सो दैट इज सब्जेक्टिव। लेकिन हेल्थ के अंदर दर्द है तो दर्द है, सो दैट इज मेजरेबल, उसे आप नाप सकते हो। फिर यहाँ पर ये पर्सनल कैपेसिटी को ये की तरफ फोकस करता है कि वो बिहेवियर चेंज करे, कि मतलब अच्छा खाए, हेल्दी रहे, वो खुद रहे, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल दी गई है। ये सोशल और इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स को देखता है कि भाई क्या वो इंसान, क्या वो सोशली इतना पावरफुल है कि वो जाकर इलाज करवा सकता है? क्या वो पैसे के मामले में उसके पास उतना अधिक पैसा है कि वो अपना इलाज करवा सकता है, अपनी फैमिली का इलाज करवा सकता है? तो यहाँ पर ऑथर साहब बोलते हैं कि हेल्थ और वेलनेस में इनमें वैसे ही दिक्कत है, तो कायदे से हेल्थ पे फोकस करना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया? वेलनेस शब्द पे फोकस, और वेलनेस शब्द पे फोकस भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम ही नहीं किया। अब यही बात वो यहाँ पे धज्जियाँ उड़ा देते हैं। बिल्कुल, ये आपको एक स्कीम पता होगी, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन। अब इसमें क्या होता है? इसमें डिजिटल रिकॉर्ड बना के रखे जाते हैं। मान लीजिए आप हॉस्पिटल के अंदर गए तो आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा और वो लाइफ भर आपका वही रिकॉर्ड चलेगा उसके अंदर, सो दैट डॉक्टर को आपकी प्रीवियस सारी बीमारियां वगैरह जो है वो पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे ऑथर साहब बोलते हैं कि ये जो डिजिटल आईडी है, जिसे हम आभा आईडी बोलते हैं, दैट इज गुड, ठीक है, वो बहुत बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं। भारत सरकार इसके लिए 300 करोड़ रुपए एनुअली खर्च भी करती है, लेकिन डेटा का मतलब केयर होगी ही होगी ये प्रूफ नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि ये डिजिटल रिकॉर्ड आपने बना लिए, डिजिटल रिकॉर्ड बनने से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थोड़ी ना पूरी हो जाएगी, कि भाई हॉस्पिटल में चीज़ें नहीं है, बेड नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, तो वो थोड़ी ना पूरी हो जाएगी। हॉस्पिटल की छत बेकार है, सैनिटाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, वो थोड़ी ना ठीक हो जाएगी। तो हेल्थ में डेटा बनाने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। तो बोलते हैं, उनका प्रिंसिपल देते हैं कि भाई इफ़ यू कैनॉट मेजर इट यू कैनॉट इंप्रूव इट। जिससे आप नाप नहीं सकते उसे आप इंप्रूव नहीं कर सकते। और आपने तो अपना आइडिया, अपना मोटो ही चेंज कर दिया कि यू वेंट फ्रॉम द हेल्थ टू द वेलनेस।
बोले तो बहुत सब्जेक्टिव है वेलनेस, तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो भाई सबसे पहले फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को इंप्रूव करो। अभी हमें प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव केयर की ज़रूरत है, ठीक है। फोकस करनी चाहिए, पॉलिसी का फोकस होता है वेल बींग के ऊपर, और ये इग्नोर द फेल्ट नीड्स कि इंसान को चाहिए क्या, उस चीज़ को छोड़ के बस वेल बींग के ऊपर यहाँ पे भारत सरकार ने फोकस कर रखा है। ऑथर साहब बड़ी बढ़िया बात करते हैं। नेक्स्ट उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है। यहाँ पे ऑथर साहब बोलते हैं कि भाई देखो, इंडिया इन्वेंशन करने में बहुत अग्रणी रहता है, लेकिन हम इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत पहले सेलिब्रेशन करना शुरू कर देते हैं। जैसे बोलते हैं यहाँ पे दो चीज़ें दिखाते हैं, यहाँ पे हमने जितनी अपॉर्चुनिटीज़, जितने अवसरों को छोड़ा है। बोलते हैं सेमीकंडक्टर इंडिया ने पहले से पकड़ लिया था कि भाई इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे बोलते हैं आईसी, है ना। अब आई थिंक हमें बहुत पहले जब हम छोटे बच्चे थे तब नहीं पता था, फ़ोन में ना आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ होता है। तो वो जो दुकान वाला था वो बोलता था भाई इसकी आईसी जल गई है, तो हम बोलते आईसी, ये आईसी क्या होता है, तो हम सोचते थे आईसी मतलब ये होगा कोई आईसी, कोई बर्फ़ में गया यार, ये क्या, समझ नहीं आता था, ऐसे ही चलते थे। खैर उनको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इनके ऊपर पूरा जो मदरबोर्ड बना हुआ होता है, सारी चीज़ें चलती हैं। तो बोला कि इंडिया को पता था कि सेमीकंडक्टर के अंदर रिवॉल्यूशन आने वाला है, और हमने आईसी बनाई और हम ग्लोबल स्केल के ऊपर नहीं पहुंचा पाए। यही सबसे बड़ी दिक्कत हो कि वैश्विक स्तर पे नहीं ले जा पाए, ठीक है। क्योंकि हमारी बहुत बेकार पॉलिसीज़ थी। हमारे पीएसयूज़, हमारी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सरकारी कंपनियां, वो सिर्फ अंदर ही की इनवर्ड अप्रोच थी, उन्होंने कभी इंटरनेशनल स्केल के ऊपर जाने की सोची ही नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, आई थिंक दिस इज़ द नेम, लेट मी चेक इट, ECIL का, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ये कंपनी थी, इसने क्या किया भाई, खुद का देशी कंप्यूटर बनाने शुरू किए, देशी उस कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बनाने शुरू किए, लेकिन उसे फिर से दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई, वैश्विक स्तर के ऊपर नहीं ले जा पाए, उसे अंदर ही अंदर करके रह गए। सिम्प्यूटर क्या होता है, सिंप्लीफाइड और मतलब बहुत ही सिंपल, मतलब जिसके अंदर क्या बोलते हैं, मल्टी प्रॉन्ज चीज़ें होती है। जैसे कैसे बताऊँ आपको मैं, सपोज सिम्प्यूटर होता है कि जैसे टेक्स्ट टू स्पीच, मतलब एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी, इसी कंप्यूटर के अंदर अगर नई एडवांस टेक्नोलॉजी टेक्स्ट टू स्पीच के ऊपर आ गया, है ना, स्पीच टू टेक्स्ट के ऊपर आ गया, तो ये वाली चीज़ें, तो ये चीज़ें पता चल गई थी कि भाई स्मार्टफोन्स के अंदर इस्तेमाल होंगी, हिंदुस्तान को पहले पता चल गया था, ठीक है, बहुत पहले पता चल गया था, लेकिन हम इसे फिर से कंज्यूमर मार्केट में नहीं उतार पाए, और फिर एप्पल ने इस समय पर ओवरटेक करना शुरू कर दिया था पूरे विश्व को। हमें पता था और हम काम कर रहे थे, हम अग्रणी थे, वी आर द पायनियर्स, बट हम उसे इंडस्ट्रियल लेवल पे या फिर वैश्विक स्तर के ऊपर नहीं लेके जा पा रहे हैं। बोलते हैं दूसरी तरफ हमने, ऐसा नहीं है कि हम बकवास, हमने कई जगह बढ़िया काम भी किया। इंडिया बिकेम द फार्मा इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वैक्सीन्स में, जेनेरिक मेडिसिन के अंदर हमने बढ़िया काम किया। परम सुपर कंप्यूटर हमने खुद बनाया, जिसमें हमारे जो कंप्यूटर की बहुत हाई परफॉर्मेंस कैपेसिटी है। आधार और UPI को हमने बिल्कुल ग्लोबल स्केल के ऊपर ले जाकर दिखाया, और हमने क्या किया, मतलब बहुत ही बेहतरीन लेवल पर काम कर दिया, मतलब आधार और UPI के थ्रू। UPI जब विदेशी लोग इंडिया में आते हैं और इंडियन वेंडर्स को देखते हैं, देन दे सी इट विद वेरी सरप्राइज कि एक मतलब स्ट्रीट वेंडर भी UPI का इस्तेमाल करवाता है। इंटरनेट इज बीन एक्सेसिबल, फोन इज बीन एक्सेसिबल टू एवरीवन, है ना। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे ऑथर साहब बोलते हैं कि स्केल करो, इकोसिस्टम बनाओ, इंडस्ट्रीज़ बनाओ, और फिर ग्लोबल लेवल के ऊपर पहुँचो। सबसे पहले चीज़ों को बढ़ाओ, बनाओ, और एक पूरा इकोसिस्टम बनाओ कि जहाँ पर वो इंडस्ट्री पनप सके, फिर उस इंडस्ट्री से बहुत सारी मल्टीपल इंडस्ट्रीज निकलेंगी, देन हम ग्लोबल लीडरशिप कर पाएंगे। इन्वेंशन का मतलब इंडस्ट्री बन जाएगी, ये श्योर नहीं होता, हमें स्केल करना पड़ेगा, ये मेन बात बोलते हैं। तो अभी पता है क्या, कुछ दिन पहले एक बात आई थी, आपको अगर याद हो, उसमें ये था कि एक ऑथर साहब थे, वो ऐसा बोल रहे थे कि भाई इंडिया को ना नई टेक्नोलॉजीज़ की तरफ में नहीं जाना चाहिए, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ में नहीं जाना चाहिए, बल्कि डेप्थ में उतरना चाहिए। जैसे कि सेमीकंडक्टर हैं तो उनकी डेप्थ में जाना चाहिए, तो उसमें वो स्पेस टेक भी बोलते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग और AI को नकार देते हैं। अब आज वाले जो ऑथर हैं, ये भाई बड़ा मज़ा आता है, ये ऐसा बोलते हैं कि भाई साहब देखिए, इसके अंदर तो काम करने की ज़रूरत है हमको, कि AI है, AI के अंदर भारत में सॉफ्टवेयर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया, अपन बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाते हैं। हमें अब क्या करना चाहिए, हमें इसे स्केलेबल बनाना चाहिए और सस्ता बनाना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंट बनाना चाहिए। जैसा हमारा UPI है, वैसा ही हमें वैश्विक लेवल के ऊपर पहुंच जाना चाहिए। हम कर रहे हैं ऐसा काम। देन नेक्स्ट इज द क्वांटम कंप्यूटिंग। तो बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, क्वांटम कंप्यूटर्स को मेंटेन करने की जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बढ़ाने चाहिए, जैसे हेल्थ के अंदर और मटेरियल्स के अंदर, क्लाइमेट चेंज के अंदर, ड्रग कोई नई दवाई बनानी है उसके अंदर, तो हमें क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल उसमें करना चाहिए। स्पेस के अंदर जैसे आपको पता ही है, चंद्रयान 2027 के अंदर जाएगा, मंगलयान है, अरे सॉरी गगनयान है, वो चंद्रयान बोल रहा हूँ, चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, उन सभी के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में अग्रणी हो सकते हैं और उसे इंडस्ट्रियल लेवल पे पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और वाइटल कंप्यूटिंग कर सकते हैं, स्पेस बेस्ड AI डेटा सेंटर बना सकते हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा डीपर लेसन क्या है, डीपर लेसन सिर्फ इतना सा है कि हमें इन्वेंट करना है, फिर स्केल के ऊपर लेके जाना है, कमर्शियलाइज करना है, एंड देन वी नीड टू कंप्लीट ग्लोबली, तब जाके हमारे सामने बढ़िया होगा।
ठीक है, ना कि सिर्फ इन्वेंट करने से बात बन जाएगी। फिर आगे एक नेक्स्ट न्यूज़ आती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुल मिला के यहाँ पे बात क्या है कि भाई देखो, रिसेंटली वेस्ट एशिया का क्राइसिस हुआ था जिसमें ईरान और यूएसए लड़ रहे थे, ऑयल शॉक हुआ जिससे कि ट्रेड भी रुका और बहुत सारी जो क्राइसिस हैं वो उभर कर सामने आ गई थी, जो पहले दिखाई नहीं देती थी लेकिन अब वो क्लियरली विजिबल हैं। ये पता चला है कि भाई स्ट्रक्चरल इश्यूज होने शुरू हो गए हैं, ट्रेड डील का मतलब रिफॉर्म होगा ही होगा, दैट इज़ नॉट फॉर श्योर। अब यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि मॉनसून भी इंडिया में कम है, एग्रीकल्चर के ऊपर दिक्कत है, रूरल डिमांड के ऊपर कम है। एंड रिजल्ट क्या बोलते हैं, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो कम हुआ है। उसकी ग्रोथ कितनी है, सिर्फ 0.5, बहुत मिनिमल है। ठीक है, ये एक एनीमिक ग्रोथ है, मतलब कि ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ होती है ऊपर बढ़ना, है ना, लेकिन ये कितना है 0.5, मतलब कि खून की कमी वाली ग्रोथ है ये, तो ऐसा है ये एनीमिक ग्रोथ। फिर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है 0.9% का। लेकिन भाई जो अल्नीनो वगैरह है, अल्नीनो इस साल आ रखा है जिसके अंदर बारिश कम होगी तो उसकी वजह से शायद फर्टिलाइजर की डिमांड बढ़ सकती है या घट सकती है, इट्स वेरी अनसर्टेन। कोल और इलेक्ट्रिसिटी का भी कंट्रैक्शन हुआ है, कोल भी भारत ने ज़्यादा लेना मतलब कम कर दिया है और अब हम रिलाय करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज है वो अनदर एक हमारे लिए चैलेंज दे रहा है, ग्रिड एक दूसरी चैलेंज दे रहा है, जीएसटी का रेवेन्यू भी हमारे पास में कम हुआ है, एक्सपोर्ट हमारे बड़े हैं, रिकॉर्ड हाई गए हैं, क्योंकि वो अगर हम देखें तो हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर हुआ है, तो उसकी वजह से आपको एक्सपोर्ट में चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन मज़ेदार बात यहाँ पे एंड रिजल्ट इस पूरे के पूरे इसकी इस आर्टिकल की यही है कि भाई साहब डिमांड नहीं है इंडिया में, डिमांड कम होती जा रही है, लोग चीज़ें बाहर जाके डिमांड नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ द रियल प्रॉब्लम। तो वेज ग्रोथ नहीं है, तनख्वाह लोगों की नहीं बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने से लोगों की जेबें सिकुड़ रही हैं। तो इसके ऊपर बात थी कि भाई ये मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रेस है जिसको भारत सरकार को केटर करना चाहिए। देन इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन के ऊपर बात करते हैं। ये आर्टिकल सिर्फ एक बारे में बात करता है, बड़ा सिंपल सी बात है। तो बोलते हैं आर्टिकल में ऑथर साहब कि देखिए, सबसे पहले भारत सरकार 3 चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है, मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में विकसित भारत 2047 और नेट जीरो 2070 की कमिटमेंट के लिए। नेट जीरो 2070 की कमिटमेंट क्या है कि हम जितना एमिशन करेंगे कार्बन का उतना ही हम एब्जॉर्प्शन भी करेंगे, मतलब कोई भी नेट कार्बन एमिशन इंडिया की तरफ से नहीं होगा, 2070 का हमारा टारगेट है। अब एक रिसेंटली रिपोर्ट आई थी BTR-1 रिपोर्ट, वो ऐसा बोलती है कि इंडस्ट्री 20% एमिशन करती है, फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और कंस्ट्रक्शन में जो यूज़ होता है वो 13% एमिशन करता है कार्बन का। इंडस्ट्रियल औद्योगिक या फिर कोई भी प्रोडक्ट बनाने के अंदर जो एमिशन होता है कार्बन का वो 9% होता है। तो बोलते हैं अभी जितना भी कार्बन का एमिशन हो रहा है, जितना भी पॉल्यूशन बाहर जा रहा है, उसके लिए भारत सरकार के पास 2 मेजर स्कीम है, पैट और CCTS। पैट क्या है, परफॉर्म अचीव ट्रेड। यहाँ पे 13 एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को रखा गया है, जिसके अंदर कौन कौन से हैं, पावर प्लांट हैं, रेलवे हैं, डिस्कॉम है, कमर्शियल बिल्डिंग है। अभी मैं पैट के बारे में बताता हूँ। पैट के बारे में क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई कंपनी है, उस कंपनी को बोला गया कि भाई साहब आपको ना 100 यूनिट अलाउड हैं कार्बन एमिशन करने के। अब इन्होंने और इनको बोला गया, ये मान लीजिए इन्होंने 100 यूनिट से नीचे लेके आ गए, ठीक है, इन्होंने परफॉर्म बहुत अच्छा किया और इन्होंने 90 यूनिट के ऊपर लेके आ गए, तो जो 10 बचा है, 10 यूनिट बचा है इनका क्रेडिट। अब इस 10 यूनिट को ये बेच सकते हैं किसी ऐसी इंडस्ट्री को जिसको अलोकेटेड कोटा, जिनको जो कोटा अलोकेट हुआ था उस कोटा से ज़्यादा का इस्तेमाल कर लिया, तो अब ये 10 यूनिट उनको दे देंगे एंड देन दे कैन ट्रेड। जब ये ट्रेड करेंगे तो उस स्कीम को क्या बोलते हैं, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। इसके अंदर 9 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को रखा गया है, ठीक है। ये ट्रांजिशन है पैट से, इसके बाद जो ट्रेडिंग होगी उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग मैकेनिज्म। इन सभी चीज़ों को वहाँ पे ऐड किया गया है। तो बोलते हैं हमारे यहाँ पे ऑथर साहब कि देखो ये बड़ी सुंदर बात लग रही होगी यहाँ तक आपको, लेकिन रियल में जो नॉन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज हैं, अर्थात जिसको भारत सरकार नज़रअंदाज कर देती है, दे होल्ड द 40% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एमिशंस, और वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते ही करते जा रहे हैं 14, 16, 19, 20 के अंदर। और ना ही इनको पैट कवर करता है, ना ही इनको CCTS कवर करता है। तो बोले भाई जब ये ना पैट के अंदर आएंगी ना इसके अंदर आएंगे, एंड 40% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एमिशंस ये नॉन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज रिलीज करती हैं, सो दैट्स अ मेजर इशू। तो बोलते हैं कि इसके ऊपर भारत सरकार को फोकस करना चाहिए, डेटा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बस एंड रिजल्ट यहीं पे। तो उनका कहना ये सिर्फ कि नॉन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ को भी काउंट करो, उनको भी देखो, ठीक है, क्योंकि बिना इसके इंडिया की क्लाइमेट स्ट्रेटजी जो हमारा 2070 वाला एम है ये पूरा ही नहीं हो पाएगा। फिर आगे रिसेंटली पद्मा अवार्ड रिलीज़ किए गए हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, और इसमें जो पद्म विभूषण दिए गए हैं 2 पर्सन्स को, KT थॉमस फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एंड P नारायणन जी, एंड फिर पद्म भूषण दिया गया, फिर पद्म श्री दिए गए हैं। 1954 के अंदर पद्म अवार्ड शुरू किए गए थे, 2 बार इनको डिसकंटिन्यू भी किया गया था। यहाँ पे देखेंगे अलका याग्निक मैमोथी, ही इज़ अ एक्टर, एंड दत्तात्रेय नोरी, शी इज़ एन दत्तात्रेय नोरी इज़ एन अमेरिकन ऑन्कोलॉजिस्ट। अरे ये दत्तात्रेय बोल रहा हूँ, हे भगवान, है ना, पाप लगेगा मुझे। सो दत्तात्रेयुदु नोरी, ठीक है। सो लेट मी चेक ये ही है कि शी है, दत्तात्रेयुदु,
लेट मी चेक भाई, कई बार ना हमें भी नहीं पता होता, तो वी हैव टू चेक। ही इज़ अ ही इज़ नॉट शी, नूरी करके ऐसा नहीं है, दैट इज़ अ बैड थिंग। ठीक है, देन विजय अमृतराज, देन ये नाम मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये भी नहीं बोल पाऊंगा, देन रूपी सोरेन। इसके अलावा रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सविता पुनिया हॉकी प्लेयर हैं। आर माधवन एक्टर हैं, इनको भी। देन चंद्रमौली जी को भी, जिन्होंने ये, है ना, ओके, और ये एक्टर नहीं है भाई, एरोस्पेस साइंटिस्ट हैं, कहीं बोलो चंद्रमौली है। ओके, सो इन सभी को क्या दिया गया है, अवार्ड दिया गया है पद्मश्री का। फिर ये पद्म भूषण है, फिर पद्म विभूषण है। देन अब इस पूरे आर्टिकल के अंदर एक ही चीज़ है, अल नीनो आ रहा है, अल नीनो आ रहा है, अल नीनो आ रहा है, सारे देश में सारे डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर हाहाकार मच सकती है। सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखना, ICR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, उनका एक प्लान है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर कंटीजेंसी प्लान की। अगर नुकसान होता है, अगर इस तरह का अनएक्सपेक्टेड इवेंट आता है, तो डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक क्लाइमेट, क्रॉपिंग पैटर्न, वाटर रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए, कैसे हैंडल करें, कैसे क्रॉप्स को देखें अंडर द लो रेनफॉल, क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन कैसे करनी है, पानी का इस्तेमाल कैसे करना है, एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटीज़ कैसे जनरेट करनी है, ये सारा काम किसके अंतर्गत आता है, इसी एक प्लान के अंदर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर कंटीजेंसी प्लान। तो ये जरूरी है। इसके लिए स्टेट कौन कौन सा इंपैक्टेड है, सारे इंडिया के स्टेट एल नीनो से इंपैक्टेड है। ठीक है, ये बोलते हैं। कुल मिला के प्राइमरी कंसर्न्स आपका 111 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, मीडियम प्रायोरिटी 76, लो प्रायोरिटी 128 डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे बेटर डैम वगैरह हैं। तो कुल मिला के ये जो 111 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दीज आर सुपर डुपर इन द स्ट्रेस। तो इस प्रोग्राम को ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर कंटीजेंसी प्रोग्राम। देन फिर आगे एक इसी के अंदर न्यूज़ थी, हाँ, कि यहीं पे था, तो उसको मैंने थोड़ा सा, ये न्यूज़ में नहीं था, मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एडिशनली ऐड कर दिया है, कि बोला कि अगर ऐसा काम होगा जहाँ पे स्ट्रेस आ जाएगा, तो प्रायोरिटी दी जाएगी MG नरेगा को, जो अभी क्या हो गया है, VB ग्राम जी। अब ये VB ग्राम जी क्या है, से दिस इज द पॉइंट। अब यहाँ पर भी एक क्रिटिसिज्म आता है, बोलते हैं कि इसका पहला नाम था MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। अब ये VB जी राम जी है, इसका नाम क्या है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। अब यहाँ पर किस बारे में बात होती है, यहाँ पे बात होती है कि MG नरेगा पहले 100 दिन की वेज एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता था प्रति हाउस होल्ड, अब ये देता है 125 दिन की। बोलते हैं पहले ये राइट बेस्ड था, मतलब कि इट्स अ लीगल राइट। लीगल राइट का मतलब क्या है कि जो भी जाएगा सरकार मना नहीं करेगी। अब यहाँ पे भारत सरकार ने रखा बजट 1.25 लाख करोड़ का 2026-27 के लिए, तो इसमें ये बोला कि अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो सरकार की मर्जी है कि वो वहाँ पे काम कराना चाहेगी नहीं कराना चाहेगी। ऊपर से कॉस्ट शेयरिंग कर दी है 60-40 सेंटर स्टेट के साथ में। अब ये 60-40 क्या है, नॉर्मल सेंटर स्टेट के साथ में, 90-10 है नॉर्थ ईस्ट और यूटी के साथ में, कि 90% उस योजना में लगने वाला जो पैसा है वो भारत सरकार देगी, 10 उस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की सरकार है या फिर यूनियन टेरिटरीज की अगर कोई सरकार है तो वो, अदरवाइज यूटी का तो फुल 100%, और बाकी सभी स्टेट्स के साथ में 60-40 का कॉम्बिनेशन। तो बोलते हैं ये काम रहेगा। प्लस में एक काम और कर दिया कि जैसे मान लो जब क्रॉप बोने का समय आता है, क्रॉप की बिजाई होती है, तो उस समय के लिए स्टेट कैन सस्पेंड दिस स्कीम अप टू 60 डेज, ताकि लेबर की शॉर्टेज ना हो जाए, लेबर खेतों के अंदर काम करने के लिए अवेलेबल रहे, हार्वेस्टिंग के लिए सोइंग सीजन के अंदर। तो ये बात थी। फिर बोला कि फोकस एरिया रहेगा भारत सरकार का यहाँ पे क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, ऐसे असेट्स बनाने में जो लंबे समय तक चले। टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ट्रांसपेरेंसी होगी, जैसे कि जियो टैगिंग की फोटो ऊपर इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दी जाएगी। आपको पता ही है कैसे भारत सरकार कनेक्ट करती है, AI से भी कनेक्ट करा देती है। डिजिटल अटेंडेंस होगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। क्रिटिसिज्म यही आता है कि भाई पहले ये अधिकार बेस था, अब ये बजट बेस हो गया है ना, यहाँ पे है ना 1.25 लाख करोड़ का बजट ये हो गया। बोला इतनी डिजिटल टेक्नोलॉजी यहाँ पे लगा दी है भाई, इससे तो पुअर जो हाउस होल्ड हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है, दे वॉन्ट डू, मतलब उनके मान लो फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहे हैं, खत्म हो गए, और मैनुअल काम कर रहे हैं, तो यार मतलब फिंगरप्रिंट अगर काम नहीं कर पा रहे, पैसा नहीं आ रहा, फंसे पड़े हैं चारों तरफ से। तो बोला इसकी वजह से बहुत सारे फाइनेंशियल और सोशल रिस्क भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट तो भाई दोगलापन है, ये प्रॉपर दोगलापन है। यूएस और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था, वो अभी फिलहाल उसके ऊपर बातचीत चल रही है, हॉल्ट पे पड़ा हुआ है। देखना जो इंडिया के साथ इन्होंने कुछ दिन पहले काम किया था, वही चीज़ अब यहाँ पे ईरान के साथ कर दिया। और आई डोंट थिंक कि भाई अब ट्रंप को ना, भाई रियल में ट्रंप इज द बिगेस्ट हेडेक ऑफ द वर्ल्ड, एंड मतलब एक सेंचुरी के अंदर आने वाला हेडेक है। क्यों? इसका दिमाग मतलब रियल में ना ऐसा होना चाहिए कि भाई 60 वर्ष से ऊपर, 60 वर्ष गवर्नमेंट सर्वेंट की रिटायरमेंट होती है, 60 से ऊपर किसी को मंत्री ही मत बनने दो, नहीं, खत्म करो उनको एडवाइजर बनाओ। ठीक है, उनको रखो ही मत मेन डिसीजन टेकिंग के रोल के ऊपर, उनको एडवाइजर बनाओ। जैसे प्रेसिडेंट साहब होते हैं ना कि भाई रबर स्टैंप, तो ऐसा मतलब नॉट अ रबर स्टैंप रियली, पर मतलब ऐसा ही बनाओ उनको कि दे मस्ट हैव अ पावर बट नॉट अ फुल फ्लेज पावर। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो ट्रंप ने क्या बकवास बातें करवाता है। अभी रिसेंटली इन दोनों की बात चल रही है, बात इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है JD वांस और प्रेसिडेंट ट्रंप, वो बोलते हैं ईरान एग्री कर गया है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ईरान ने सीधा सीधा मना कर दिया कि भाई हमने ये नहीं बोला, झूठ बोल रही है। यार सोच रहे हो, मतलब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर झूठ बोली जा रही है, और एकदम सफ़ेद झूठ बोली जा रही है, मुंह के सामने झूठ बोली जा रही है, एंड नो वन इज क्रिटिसाइजिंग द USA इवन तक। कहाँ गए भाई?
यूएसए के न्यूज़पेपर्स, गालियां दो ना। अगर ऐसा कोई एक नेता, छोटे से गांव का एक छोटा सा नेता बात बोल देता है ना, तो वो चीज़ इंडियन मीडिया की उठा के इंटरनेशनल न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छाप देते हैं, और यहाँ पे सरेआम झूठ बोल रही हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं। अब इसके बाद भाई ईरान पीछे नहीं हटा, ईरान ने सीधा सीधा बोल दिया, उनके जो नेगोशिएटर हैं मोहम्मद बगीर, वो ऐसा बोलते हैं कि भाई देखो, जो स्टेट ऑफ होमरूज है अब वो पहली जैसी नहीं रहेगी, स्टेट विल नेवर रिटर्न टू द फ्री पैसेज, पैसा देना पड़ेगा और हम इसे बार्गेनिंग के टूल की तरह यूज़ करेंगे और छाती ठोक के करेंगे, जिसको बोलना है, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो। अरे यार इतनी मतलब ऐसी, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो, दैट इज़ अ वेरी बैड फ्रेज, बट मतलब फ्लो में बोल गया, सॉरी फॉर दैट, बट रियल में दिस इज द केस ऑफ विद द ईरान। इसके अलावा ईरान मीडिएट कर रहा है भाई पाकिस्तान। अब यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मार्क रूबियो, वो सारी गल्फ एलाइज में जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार मेरा सपोर्ट करो, मेरा सपोर्ट करो। इसराइल लेबनान डायरेक्टली बात कर रहे हैं वाशिंगटन के साथ में। खैर अब ये तो है इनकी बात, हमारा मकसद है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को पढ़ना। ओरिजिन हुआ था यूएस प्रेसिडेंट के 1953 के बाद से, फिर इसको अप्रूव किया गया 1957 के अंदर। अभी ये ऑटोनॉमस बॉडी है यूएन सिस्टम में और रिपोर्ट करती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को और सिक्योरिटी काउंसिल को भी। हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। 180 कंट्री इसकी मेंबर है, इंडिया भी एक फाउंडिंग मेंबर है। इसके 3 ऑर्गन हैं, एक जनरल कॉन्फ्रेंस है, एक गवर्नर ऑफ बोर्ड्स है ना, बोर्ड ऑफ गवर्नर है, एक सेक्रेटेरिएट है, ठीक है। 5 काम कर रहे हैं, पीसफुल यूज, सेफ्टी, सिक्योरिटी, वेरिफिकेशन, टेक्निकल कोऑपरेशन। नाम से समझो, सबसे पहले नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एटॉमिक एनर्जी कौन सा है? एटॉमिक, परमाणु ताकत, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ताकत के ऊपर ध्यान बना के रखने के लिए ये एजेंसी बनाई गई है। इसे नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2005 के अंदर, और इसने बहुत सारे कन्वेंशंस जैसे कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट कन्वेंशन 1986, न्यूक्लियर सेफ्टी कन्वेंशन, जॉइंट कन्वेंशन, ये इनका इनिशिएटिव है। इंडिया इज ऑल्सो बीन अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। भारत सरकार भी बोलता है कि भाई हमारे यहाँ के आप, हमने भी एग्रीमेंट कर रखा है इनके साथ में अंडर द इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2008, जिसके तहत हमने बोला कि हम न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पज़ के लिए। पीसफुल पर्पज़ माने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो इस वजह से भारत ने न्यूक्लियर वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी उसे साइन नहीं किया हुआ है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है कि हम इस टेक्नोलॉजी के दम पे कोई भी वेपन नहीं बनाएंगे, तो हमने कहा हमने इसको साइन नहीं करते, तो ये जो और कहीं बाहर भी नहीं शेयर करेंगे अपनी टेक्नोलॉजी को। हमने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी विदेशों में इज्जत है, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी में इज्जत है, हमारी यूएसए के साथ डील साइन है, दैट्स वाई बात बन रही है। तो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के बारे में पढ़ने के लिए हमने देखा था, बस दैट्स इट। फिर इसके बाद एक ये न्यूज़ है, बस बढ़िया सी ये न्यूज़, इंटरेस्टिंग चीज़ है। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन क्या होता है, क्या बताऊँ यार, सिंपल आपने सुना होगा ना, गांजा फूकते हैं लोगों, फिर उनको कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, दैट इज़ हेलुसिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर पेनरोज एक ऑथर होते हैं, उनकी एक किताब थी द एम्परर्स न्यू माइंड, उसमें वो बताते हैं कि भाई मशीन जो है ना उनकी लिमिट होती है। तो वो बताते हैं कि यहाँ पर लेट मी टेल यू, हाँ, तो बताते हैं कि एक गोडेल है, गोडेल की थ्योरम है, दूसरा ट्यूरिंग हॉल्टिंग वो है थ्योरम है। इन दोनों को एआई आज तक सॉल्व नहीं कर पाया। तो यहाँ पर इनका कहना था पेनरोजे का कि भाई देखो मशीन की लिमिट्स होती हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जाके गड़बड़ कर देगा आगे। तो आज के हिसाब से जो एआई इतना ज़्यादा चल रहा है वो एलएलएम है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। वो क्या करता है, एआई आपको इन्फॉर्मेशन सर्च करके नहीं देता है, वो सिर्फ ये देखता है कि जो ये वर्ड है, इस वर्ड के बाद में नेक्स्ट वर्ड कौन सा आएगा, उस वर्ड के बाद में नेक्स्ट वर्ड कौन सा आएगा, नेक्स्ट वर्ड कौन सा आएगा। तो वो वर्ड की प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे काम करता है। तो वो नेक्स्ट बेस्ट वर्ड जो उसमें होगा उसको लगाता है, उसको कोई पता नहीं होता वो क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे है। अब यहाँ पे मज़ेदार बात क्या है, बोलते हैं कि भाई देखिए, अगर एआई है पहले के समय पे, मतलब अभी जो कुछ ही समय पहले की बात है, अगर एआई को आप लो टेम्परेचर पे काम करोगे तो वो सेफ है, प्रिडिक्टेबल है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन बड़ी ही डल, बहुत ही जेनरिक सी इन्फॉर्मेशन देता है। तो शुरुआत में हमने देखा था ना, चैटजीपीटी बहुत जेनरिक इन्फॉर्मेशन देता था, आज भी जेनरिक इन्फॉर्मेशन देता है। तो दैट्स वाई तो बोलते हैं कि लो टेम्परेचर के ऊपर ऐसा काम करता है। लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर हम लेके जाएंगे एआई को, तो वो एडवेंचरस हो जाता है, क्रिएटिव हो जाता है, सरप्राइजिंग हो जाता है, ज़बरदस्त चीज़ें देता है। जैसे जेमिनी से कई बार क्वेश्चन पूछोगे ना, जेमिनी आग लगा देता है तूफान के, गर्म हुआ पड़ा है वो बिल्कुल, बट इट प्रोन टू हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का क्या मतलब होता है कि भाई वो ऐसे आउटपुट देता है, ऐसे इन्फॉर्मेशन देगा जो ऐसे लगे कि भाई साहब क्या बात है, तालियों पे तालियां बज जाएं, लेकिन वो गलत होगी, रॉन्ग आउटपुट होगी, गलत साइटेशन दे देगा, गलत कोर्ट दे देगा, गलत फैब्रिकेट केस बना देगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर मान लो एक बंदा था, वो पहुंच गया था एआई से इन्फॉर्मेशन लेके, वो केस था ही नहीं, मतलब दैट वाज नेवर केस, वो केस प्रेजेंट ही नहीं था, ज़बरदस्ती बना दिया था एआई ने केस। तो बोले कि ये गलत काम होते हैं एआई की वजह से। तो बोले कि लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि जो एआई की क्रिएटिविटी और हेलुसिनेशन है वो साथ में बढ़ती हैं। अगर आप क्रिएटिविटी करने के लिए बोलोगे तो वो एक लिमिट से बाहर जाके सोचेगा, और लिमिट से बाहर जाएगा तो इट माइट बी द हेलुसिनेशन, ठीक है। तो हेलुसिनेशन किसी तरह के बग नहीं है, बट एक स्टैटिस्टिकल इनएविटेबिलिटीज़ हैं कि वो आनी ही आनी है। जब आप बोलोगे कि एक नॉर्मल डोमेन से हट के सोचिए, तो वो हेलुसिनेट करेगा ही करेगा।
तो ये बोलते हैं ह्यूमंस भी तो हेलुसिनेट करते हैं, लेकिन हम जो भी अपने इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करते हैं, जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, जो भी हम उसके ऊपर पॉलिसी बनाते हैं, वो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, साइंस के थ्रू, जर्नलिज्म के थ्रू, फैक्ट चेकिंग के थ्रू होकर गुजरती है, फिलॉसफी के थ्रू आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो बोलते हैं कि अब उनका जो फाइनल रिजल्ट है वो ये कहना है कि एआई भी हेलुसिनेट करता है। सर, एआई भी क्रिएटिव है, लेकिन उस क्रिएटिविटी को सिमिलर वेरिफिकेशन देने की जरूरत है, जैसे ह्यूमन की क्रिएटिविटी को वेरीफाई करके आगे भेजा जाता है, ना कि एआई के इस हेलुसिनेशन को दबाने की ज़रूरत है। तो हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन फ्रेमवर्क को और मजबूत बनाना चाहिए। तो ये थी आज सारी की सारी न्यूज़ आर्टिकल्स, और आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।